गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पिछली क्लास में हमने पढ़े थे रस समीकरणमितीय दोष, और जो आज की क्लास है इसमें हम बात करेंगे अरस समीकरणमितीय दोष। तो सबसे पहले देखिए कि यदि हम रस समीकरणमितीय दोष की बात करते हैं, स्टोइकियोमेट्रिक दोष की बात करते हैं, रस समीकरणमितीय दोष क्या होता है कि रस समीकरणमितीय दोष वह दोष होता है कि इस प्रकार का दोष जिसके कारण जो भी रस समीकरणमिति है, यदि कोई सी यौगिक की रस समीकरणमिति बदल जाती है तो वह तो क्या होता है, अरस समीकरणमितीय दोष होता है। और जिससे यौगिक की रस समीकरणमिति नहीं बदलती है उसे क्या कहते हैं, रस समीकरणमितीय दोष कहते हैं। अब रस समीकरणमिति कैसे नहीं बदलती उसकी बात करते हैं। जैसे आपके पास में एक यौगिक है ए और बी, ये एक यौगिक है, इसकी हम बात करते हैं कि ये ए प्लस है और ये क्या है, बी माइनस है। तो कहने का मतलब क्या है, ये कौन से अनुपात में है, 1:1 में है। इसी प्रकार से जैसे हम बात करेंगे, आपके पास में दे रखा है NaCl, NaCl में यहाँ पे क्या आएगा, Na प्लस आएगा और यहाँ पे क्या आएगा, Cl माइनस। तो किस रूप में रहेंगे, 1:1 में रहेंगे। तो ये 1:1 में रहते हैं। जैसे NaCl हो, KCl हो, इस प्रकार के जो भी यौगिक है वे किस अनुपात में रह रहे हैं, 1:1 में। यदि आप किसी भी एक क्रिस्टल का निर्माण कर रहे हो, क्रिस्टल के निर्माण में जो आपने दो दोष पढ़े थे, एक शॉर्टकी दोष पढ़ा था, एक फ्रैंकल दोष पढ़ा था। शॉर्टकी दोष में क्या कहा था कि जितने धनायन बार जा रहे हैं उतने ऋणायन बार जा रहे हैं। तो आपने जैसे इस प्रकार से शॉर्टकी दोष को समझाने के लिए ये आरेख बनाया था और इस क्रिस्टल का आपने निर्माण किया। अब क्रिस्टल का निर्माण करने के बाद में हम क्या कह रहे हैं कि इसमें कुल कितने 16 हैं। तो 8 तो क्या है, ए प्लस है और 8 क्या है, बी माइनस है। तो कहने का मतलब कौन से अनुपात में, 1:1 में है या नहीं है, 1 में। अभी मान लो एक यहाँ से धनायन चला गया, एक ऋणायन चला गया, तो इनकी जो रस समीकरणमिति है उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो वह कैसा कहलाता है, रस समीकरणमितीय दोष कहलाता है। और जिसकी रस समीकरणमिति में परिवर्तन हो जाता है वह कैसे कहलाता है, अरस समीकरणमितीय दोष कहलाता है। तो इस क्लास में हम पढ़ेंगे अरस समीकरणमितीय दोष या नॉन स्टोइकियोमेट्रिक दोष। इसके बारे में हम बात करेंगे आज। तो सबसे पहले हम देखेंगे अरस समीकरणमितीय दोष। रस समीकरणमितीय दोष, इसको बोलते हैं नॉन स्टोइकियोमेट्रिक दोष, अरस समीकरणमितीय दोष या नॉन स्टोइकियोमेट्रिक दोष। अब देखो अरस समीकरणमितीय दोष क्या होता है कि वह दोष या वह क्रिस्टल जिसकी रस समीकरणमिति में क्या आ जाता है, परिवर्तन आ जाता है, बदलाव आ जाता है, उससे हम क्या बोलते हैं, अरस समीकरणमितीय दोष बोलते हैं। अरस समीकरणमिति का मतलब है कि जो आपने किसी क्रिस्टल का निर्माण किया है, उस क्रिस्टल में जो धनायन और ऋणायन उनका जो अनुपात है, यदि उस अनुपात में किसी प्रकार का परिवर्तन हो जाता है तो उसकी रस समीकरणमिति क्या हो जाती है, बदल जाती है। और रस समीकरणमिति बदलने के कारण जो दोष उत्पन्न होगा उसको कौन सा दोष कहेंगे, अरस समीकरणमितीय दोष। तो इसमें हमें इस प्रकार से लिखना है कि इसमें कि ऐसे दोष जिसके कारण यौगिक की रस समीकरणमिति बदल जाती है। तो इसमें आप लिख लो कि ऐसे दोष जिसके कारण यौगिक की रस समीकरणमिति बदल जाती है उसे अरस समीकरणमिति दोष कहते हैं। कि जिसमें यौगिक की रस समीकरणमिति बदल जाती है उसे हम अरस समीकरणमितीय दोष कहते हैं। यदि आपके पास में कोई भी एक क्रिस्टल है और उस क्रिस्टल का आप निर्माण कर रहे हो, निर्माण करते समय जो धनायन और ऋणायन है उनके अनुपात में यदि परिवर्तन हो जाता है तो परिवर्तन होने के कारण जो दोष उत्पन्न होता है उस दोष को हम कौन सा दोष कहते हैं, अरस समीकरणमितीय दोष कहते हैं। अब देखो, जो अरस समीकरणमितीय दोष है, इस अरस समीकरणमितीय दोष को हम मुख्यतः दो भागों में बांटते हैं। एक होता है धातु आधिक्य दोष और दूसरा होता है धातु न्यूनता दोष। इसके दो पार्ट्स होते हैं। तो इसके दो पार्ट्स की हम बात करें कि इसे दो
भागों में बांटा गया है। नंबर 1 होता है धातु आधिक्य दोष, धातु आधिक्य दोष, और नंबर 1 दूसरा होता है धातु न्यूनता दोष। अब देखो धातु आधिक्य दोष और धातु न्यूनता दोष की मैं बात करनी है कि धातु आधिक्य दोष क्या है और धातु न्यूनता दोष क्या है। जहां पे धातु आधिक्य दोष है कि ऐसा दोष जिसमें धनायनों की संख्या क्या हो जाती है कि किसी जालक में धनायनों की संख्या बढ़ने के कारण उत्पन्न होने वाले दोष को कौन सा दोष कहते हैं? धातु आधिक्य दोष। यदि कोई आपके पास में जालक है और उस जालक के अंदर किसकी संख्या बढ़ जाती है? धनायनों की संख्या बढ़ जाती है, उसके कारण उत्पन्न होने वाले दोष को क्या कहते हैं? धातु आधिक्य दोष। और धातु न्यूनता दोष क्या होता है कि ऐसा जालक है जिसमें धनायनों की तुलना में किसकी संख्या बढ़ जाती है? ऋणायनों की संख्या बढ़ जाती है, तो उस प्रकार के उत्पन्न दोष को कौन सा दोष कहते हैं? धातु न्यूनता दोष कहते हैं। तो हमें यह ध्यान रखना है कि धातु आधिक्य दोष ऐसा दोष जिसमें धनायनों की संख्या बढ़ती है और धनायनों की संख्या बढ़ने के कारण जो उत्पन्न होने वाला दोष होता है उसको धातु आधिक्य दोष कहेंगे। और ऐसा दोष जिसमें धनायनों की तुलना में कोई क्रिस्टल है और उस क्रिस्टल में जो धनायनों की संख्या है उस धनायनों की संख्या से किसकी संख्या बढ़ जाती है? ऋणायनों की संख्या बढ़ जाती है, और ऋणायनों की संख्या बढ़ने से जो उत्पन्न होने वाला दोष होगा उसको धातु न्यूनता दोष कहेंगे। कौन सा दोष कहेंगे? धातु न्यूनता दोष कहेंगे। आपको बोर्ड पैटर्न के अनुसार, बोर्ड एग्जाम के अनुसार इन दोनों के बारे में परिभाषित अच्छी तरह से आनी चाहिए कि धातु न्यूनता दोष क्या है और धातु आधिक्य दोष क्या है। धातु आधिक्य का मतलब है कि ऐसा क्रिस्टल जिसमें धनायनों की संख्या क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, और उससे उत्पन्न होने वाले दोष को धातु आधिक्य दोष कहते हैं। और ऐसा क्रिस्टल जिसमें धनायनों की तुलना में किसकी संख्या बढ़ जाती है? ऋणायनों की, और ऋणायनों की संख्या बढ़ने के कारण उत्पन्न होने वाले दोष को धातु न्यूनता दोष कहते हैं। तो अब हम सबसे पहले बात करेंगे धातु आधिक्य दोष। धातु आधिक्य दोष। अब देखो धातु आधिक्य दोष की हम बात करते हैं कि सबसे पहले भाई धातु आधिक्य दोष क्या है। तो इसमें ऐसा लिखना, जालक में धनायनों की संख्या बढ़ने के कारण, जालक में धनायनों की संख्या बढ़ने के कारण उत्पन्न होने वाले, जालक में धनायनों की संख्या बढ़ने के कारण उत्पन्न होने वाले दोष को धातु आधिक्य दोष कहते हैं। अब किसकी संख्या बढ़ रही है? धनायनों की संख्या बढ़ रही है, और धनायनों की संख्या बढ़ने के कारण जो उत्पन्न होने वाला दोष होगा उस दोष को हम किसकी संख्या देंगे? धातु आधिक्य दोष की। किसकी संख्या देंगे? धातु आधिक्य दोष की। तो हमें यह ध्यान रखना है कि जालक में यदि धनायनों की संख्या बढ़ जाती है और धनायनों की संख्या बढ़ने के कारण जो उत्पन्न होने वाला दोष होता है उस दोष को हम धातु आधिक्य दोष कहते हैं। अब इस धातु आधिक्य दोष को पुनः 2 भागों में बांटा गया है। इससे पुनः 2 भागों में बांटा गया है। जो इसका फर्स्ट भाग है कि धातु आधिक्य दोष का जो फर्स्ट पार्ट होता है उसको बोलते हैं ऋणायनी रिक्तिका। ऋणायनी रिक्तिका, ऋणायनी रिक्तिका लिख सकते हैं, या इसको रिक्तिका भी लिख सकते हैं ऐसे, ऋणायनी रिक्तिका। एक तो होता है ऋणायनी रिक्तिका, और जो इसका सेकंड पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं अतिरिक्त धनायन के अंतराकांश में आ जाने पर। अतिरिक्त धनायन के अंतराकांश में आ जाने पर,
अतिरिक्त धनायन के अंतराकांश में आ जाने पर। तो जो धातु आधिक्य दोष है उसके दो पार्ट है, एक तो ऋणायनी रिक्तिका दोष है और एक अतिरिक्त धनायन के अंतराकांश में आ जाने पर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऋणायनी रिक्तिका के बारे में कि ऋणायनी रिक्तिका क्या होती है। तो ऋणायनी रिक्तिका में देखो कि ऋणायनी रिक्तिका को हम किस प्रकार से जानेंगे। देखो ऋणायनी रिक्तिका जहां पे है उसमें ऋणायन की हम बात करेंगे और अतिरिक्त धनायन के अंतराकांश में आ जाने पर हम अतिरिक्त धनायन की बात करेंगे। दोनों के बारे में हमें जानना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऋणायनी रिक्तिका के बारे में। ऋणायनी रिक्तिका, जो ऋणायनी रिक्तिका है उस ऋणायनी रिक्तिका में हमें यह देखना है कि क्रिस्टल के निर्माण के समय यदि कोई ऋणायन अपना नियत स्थान छोड़कर जालक से बाहर चला जाता है, कि जो क्रिस्टल का निर्माण हो रहा है उस क्रिस्टल के निर्माण में यदि कोई ऋणायन अपना नियत स्थान छोड़कर क्रिस्टल से बाहर चला जाता है और उसके स्थान पर जो रिक्तिका उत्पन्न होती है उस दोष को हम ऋणायनी रिक्तिका दोष कहते हैं। एक कोई क्रिस्टल है, उस क्रिस्टल में धनायन और ऋणायन है, उन धनायन और ऋणायन में से कोई एक ऋणायन अपना जो व्यवस्थित निश्चित स्थान है उस निश्चित स्थान को छोड़ के उस क्रिस्टल से क्या हो जाता है, बाहर चला जाता है। और बाहर चले जाने के कारण उस स्थान पे जो रिक्तिका बचती है, खाली स्थान बचता है, और वह खाली स्थान बचने के कारण जो दोष उत्पन्न होता है वह किसकी स्थिति में आता है, ऋणायनी रिक्तिका के रूप में। किसके रूप में आता है, ऋणायनी रिक्तिका के रूप में। तो हमें सबसे पहले यह जानना है कि क्रिस्टल के निर्माण के समय यदि कोई ऋणायन, इसमें लिख लो आप, क्रिस्टल के निर्माण के समय यदि कोई ऋणायन अपना नियत स्थान, क्रिस्टल के निर्माण के समय यदि कोई ऋणायन अपना नियत स्थान छोड़कर जालक से बाहर चला जाता है, छोड़कर जालक से बाहर चला जाता है, जिससे उत्पन्न रिक्तिका ऋणायनी रिक्तिका कहलाती है। कि क्रिस्टल के निर्माण के समय यदि कोई ऋणायन अपना नियत स्थान छोड़कर जालक से बाहर चला जाता है, जिससे उत्पन्न होने वाली रिक्तिका क्या कहलाती है, ऋणायनी रिक्तिका कहलाती है। तो अब इस ऋणायनी रिक्तिका के बारे में हम बात करेंगे। अब आपका जो ऋणायनी रिक्तिका है, ये ऋणायनी रिक्तिका किस दोष में है, धातु आधिक्य दोष में। कौन से दोष में, धातु आधिक्य दोष में। और धातु आधिक्य दोष में क्या कहा था कि जिसमें किसकी संख्या अधिक हो जाती है, धनायन की संख्या। तो यदि इसमें धनायन की संख्या अधिक होगी तभी कौन सा दोष होगा, धातु आधिक्य दोष होगा। तो इसमें हम बात करेंगे ऋणायनी रिक्तिका में। तो भाई ऋणायन अपना नियत स्थान छोड़ के चला गया, निश्चित अनुपात में धनायन और ऋणायन। अब धनायन और ऋणायन निश्चित अनुपात में, एक ऋणायन बाहर चला गया तो संख्या किसकी बढ़ गई, धनायन की बढ़ गई। तो इसमें कौन सा दोष होगा, धातु आधिक्य दोष। कौन सा दोष होगा, धातु आधिक्य दोष। तो आप इसमें ऐसा कह सकते हो कि इस दोष के कारण जालक में धनायनों की संख्या क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इस दोष के कारण जालक में धनायनों की संख्या बढ़ जाती है। इस दोष के कारण जालक में धनायनों की संख्या बढ़ जाती है, जिसे धातु आधिक्य दोष
कहते हैं कि इस दोष के कारण जालक में किसकी संख्या बढ़ जाती है, धनायनों की संख्या बढ़ जाती है, और धनायनों की संख्या बढ़ने के कारण उत्पन्न होने वाले दोष को कौन सा कहते हैं, धातु आधिक्य दोष कहते हैं। अब इसकी स्ट्रक्चर की बात करें, भाई किस प्रकार के स्ट्रक्चर बनाता है, तो उसके बारे में यदि हम बात करें, देखो ध्यान से कि आपके पास में एक यौगिक है NaCl। कौन सा यौगिक है, NaCl। इस NaCl के यदि हम क्रिस्टल का निर्माण करें, किसका निर्माण करें, क्रिस्टल का, तो इससे क्रिस्टल का जो निर्माण होगा, उस क्रिस्टल में जो आयन रहेंगे वह एक Na+ रहेगा और एक कौन सा रहेगा, Cl-। तो आपने लिख दिया यहाँ पे Na+ लिख दिया, Cl-, Na+, Cl-, Na+, Cl-, Na+, Cl-। तो इस प्रकार से ये एक NaCl की क्रिस्टल का, NaCl के क्रिस्टल का निर्माण हो जाएगा। तो ये एक NaCl का क्रिस्टल बन गया। अब इस क्रिस्टल में इनका अनुपात समान है। यदि अनुपात समान है तो ये रस समीकरण मिति होगा, लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं, अरस समीकरण मिति की, जिसमें रस समीकरण मिति क्या नहीं पाई नहीं जाती है, बदली हुई रहती है, तो इसका अनुपात समान नहीं रहेगा। तो अब आप इसमें ये कहते हो कि सबसे पहले इसमें धातु आधिक्य दोष है, और धातु आधिक्य दोष उसी में होता है जिसमें धनायनों की संख्या अधिक होती है। उसमें आप पढ़ रहे हो ऋणायन रिक्तिका। क्रिस्टल के निर्माण के समय यदि कोई ऋणायन अपना नियत स्थान छोड़कर जालक से बाहर चला जाता है, उसके कारण एक रिक्तिका बचती है, उसे हम क्या कहते हैं, ऋणायन रिक्तिका बचती है। जैसे यहाँ से एक ऋणायन है, नियत स्थान छोड़कर जालक से बाहर चला गया। अब बाहर चला जाने के कारण जहां पे ये रिक्त स्थान बचा है, उस रिक्त स्थान के स्थान पर आपको इलेक्ट्रॉन लगाना है। अब क्या है, जैसे भाई यहां से ये बाहर चला गया तो यहां पे क्या बचा, इलेक्ट्रॉन बचे। अब इलेक्ट्रॉन बचने के कारण ये जो खाली स्थान रहेगा इसको हम बोलेंगे एफ केंद्र। क्या बोलेंगे, एफ केंद्र बोलेंगे। तो यहां से एक ऋणायन बाहर गया तो क्या बची, रिक्तिका बची। रिक्तिका में क्या इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलेंगे, एफ केंद्र बोलेंगे। तो ये हमें ध्यान रखना है कि भाई इसका अनुपात था, उस अनुपात में किसकी संख्या। अब इसमें देख लो, आप काउंट कर लो कि धनायन कितने हैं, 8, ऋणायन कितने हैं, 7। तो ऋणायनों की संख्या धनायनों की तुलना में क्या है, कम है। धनायन इसमें अधिक है तो धनायन की संख्या बढ़ रही है, इसी कारण इसको ऋणायनी रिक्तिका दोष बोलते हैं। और इस दोष के कारण धनायनों की संख्या बढ़ जाती है, इसे धातु आधिक्य दोष की श्रेणी में ये आता है। तो अब इसमें कुछ मूलभूत बातें उनकी हमें बात करनी है कि जो ऋणायनी रिक्तिका है उसमें मुख्य बातें कौन कौन सी है। तो हम सबसे पहले इसमें यही कहते हैं कि जालक की विद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए, यदि इस जालक को आपको विद्युत उदासीन बनाए रखना, तो ऐसे लिख लो आप, जालक की विद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए। अब विद्युत उदासीन कब रहेगा कि यहां से एक Cl तो बाहर चला गया, Cl बाहर चला जाना, इसमें कमी आई कि नहीं आई। अब कमी आने के उसके स्थान पर आपने क्या ले लिया, इलेक्ट्रॉन ले लिया। अब इलेक्ट्रॉन लिया, उसके ऊपर माइनस चार्ज है, तो ये जिस स्थिति में था उदासीन प्रकृति में, उसी में ये जालक उदासीन हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे क्या कहते हैं कि जालक की विद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए ऋणायनी रिक्तिका के स्थान पर, बनाए रखने के लिए ऋणायनी रिक्तिका के स्थान पर, जो ये यहाँ पे ऋणायनी रिक्तिका थी, उस ऋणायनी रिक्तिका स्थान पर क्या ले रहे हो आप, इलेक्ट्रॉन ले रहे हो, नहीं ले रहे हो। और इस इलेक्ट्रॉन को हम कौन सा इलेक्ट्रॉन बोलते हैं कि मुक्त इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो स्थान पर मुक्त इलेक्ट्रॉन आ जाता है, स्थान पर मुक्त इलेक्ट्रॉन आ जाता है, जिसे एफ केंद्र कहते हैं, जिसे एफ केंद्र कहते हैं। तो यहां से आपको बोर्ड एग्जाम में सीधा सा पूछा जा सकता है कि एफ केंद्र क्या है, परिभाषित कीजिए। तो इस एफ केंद्र के बारे में आपको यही जानकारी रखनी है कि जो अरस समीकरण मितीय दोष होते हैं, अरस समीकरण मितीय दोषों में हम कहते हैं उसकी रस समीकरण मिति परिवर्तित हो जाती है। यहाँ पे रस समीकरण मिति परिवर्तित हुई है कि इसमें धनायन कितने थे, 8, ऋणायन कितने होने चाहिए, 8, लेकिन ऋणायन कितने हैं, 7। फर्स्ट चीज तो ये हो गई। इसके बाद में हम ये कहते हैं कि जिसमें धनायनों की संख्या बढ़ जाती है उसमें धातु आधिक्य दोष है, तो धनायनों की संख्या 8 है, ऋणायनों की संख्या 7 है, एक धनायन बढ़ा तो आधिक्य दोष हो गया। उसके बाद में हम कहते हैं कि ऋणायनी रिक्तिका
कि क्रिस्टल के निर्माण के समय यदि कोई ऋणायन अपना नियत स्थान छोड़कर चालक से बाहर चला गया तो यहाँ से ऋणायन बाहर गया कि नहीं गया। अब इसके बाद में हम ये कहते हैं कि जिस स्थान से ऋणायन बाहर चला जाता है उस स्थान पे क्या जाता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन आ जाता है, और मुक्त इलेक्ट्रॉन आने के कारण ये क्रिस्टल कैसी रहती है, उदासीन रहता है, और उदासीन रहने के कारण जहाँ पे इलेक्ट्रॉन आया है उसी को हम क्या कहते हैं, एफ केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं, एफ केंद्र कहते हैं। ये हमें बात पता होनी चाहिए एफ केंद्र की परिभाषा किस प्रकार से हम लिखते हैं। अब जो एफ केंद्र है, ये एफ केंद्र है, एक शब्द है फारवेन जनरेटर। एफ केंद्र फारवेन जनरेटर नामक ग्रीक भाषा के शब्द से लिया गया है, और जो फारवेन जनरेटर नामक शब्द होता है इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है वह होता है रंग प्रदान करना। क्या प्रदान करना होता है, रंग प्रदान करना। तो आपको ये ध्यान होना चाहिए जो एफ केंद्र है, एफ का मतलब होता है ये ग्रीक भाषा के फॉरवेन जनरेटर नामक शब्द से लिया गया है, और इस फॉरवेन जनरेटर नामक शब्द का शाब्दिक अर्थ है रंग प्रदान करना। क्या होता है, रंग प्रदान करना। तो ये इसमें मुख्य बातें थी ऋणायनी रिक्तिका के अंदर। अब यदि हम ऋणायनी रिक्तिका के कुछ एग्जाम्पल्स की बात करें कि भाई किस प्रकार से ये अपनी प्रकृति दर्शाता है, जैसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, कंपटीशन एग्जामों में सीधे उनसे पूछे जाते हैं, तो आपको इन एग्जाम्पलों के बारे में विशेष थोड़ा सा ध्यान देना है कि किस प्रकार से हम इनके बारे में बात कर सकते हैं। सबसे पहला है NaCl को Na सोडियम की वाष्प में गर्म करने पर, यदि आपके पास में सोडियम क्लोराइड है उसको आप सोडियम धातु की वाष्प में गर्म करते हो, सोडियम धातु की वाष्प में गर्म करने पर यह पीला पड़ जाता है। ये एक विशेष तौर से आपको याद रखना है, आपको जो NaCl है किस धातु की, सोडियम धातु की वाष्प में यदि गर्म करते हैं तो वह कैसा हो जाता है, पीला पड़ जाता है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि पीला कब पड़ता है, जब उसको सोडियम धातु की वाष्प में हम गर्म करते हैं। नंबर 2 है KCl को पोटेशियम की वाष्प में गर्म करने पर यह बैंगनी पड़ जाता है। यदि आप पोटेशियम लिया, आप KCl है, पोटेशियम क्लोराइड है, उसको आप पोटेशियम की वाष्प में गर्म करोगे तो उसका रंग कैसा हो जाएगा, बैंगनी रंग हो जाएगा। कैसा रंग हो जाएगा, बैंगनी रंग हो जाएगा। पोटेशियम धातु लिख लेना यहाँ पे ना, मेटल के रूप में। नंबर 3 होता है LiCl, लिथियम क्लोराइड को लिथियम धातु की वाष्प में गर्म करने पर यह गुलाबी, किस प्रकार की प्रकृति में आ जाता है, गुलाबी रंग की प्रकृति में आ जाता है, गुलाबी हो जाता है या गुलाबी पड़ जाता है, एक ही बात है, गुलाबी हो जाता है। यदि आप लिथियम क्लोराइड को लिथियम धातु की वाष्प में गर्म करते हो तो कैसा रंग देता है, गुलाबी रंग। तो ये तीनों कलर याद रखना है आपको कि यदि आपके पास में सोडियम क्लोराइड है और सोडियम क्लोराइड को आप सोडियम धातु की वाष्प में गर्म करते हो तो वह रंग देता है पीला। यदि पोटेशियम क्लोराइड है उसको आप पोटेशियम धातु की वाष्प में गर्म करते हो तो वह रंग देता है बैंगनी। और यदि आपके पास में लिथियम क्लोराइड है उसको लिथियम धातु की वाष्प में गर्म करते हो तो वह हो जाता है गुलाबी रंग का। तो ये 3 प्रकार के थे ऋणायनी रिक्तिका के अंदर। अब ऋणायनी रिक्तिका के बाद में नंबर 2 की हम बात करते हैं, अतिरिक्त धनायन के अंतराकांश में आ जाने पर। अतिरिक्त धनायन के अंतराकांश में आ जाने पर।
अब देखो, अतिरिक्त धनायन के अंतराकांश में आ जाने की यदि हम बात करते हैं तो इसमें यही कहेंगे कि क्रिस्टल के निर्माण के समय यदि कोई धनायन अंतराकांश में आ जाता है तो जालक में धनायनों की संख्या क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। भाई आपके पास में कोई एक क्रिस्टल है और उस क्रिस्टल में जब निर्माण हो रहा है, उस निर्माण के समय यदि उसके अंतराकांश में एक धनायन क्या जाता है, अधिक आ जाता है, और धनायन अधिक आने के कारण जो उत्पन्न होने वाला जो दोष होगा उस दोष को हम कौन सा दोष कहते हैं, धातु आधिक्य दोष। यदि किसी क्रिस्टल के निर्माण के समय यदि धनायनों की संख्या बढ़ जाती है किसकी तुलना में, ऋणायनों की तुलना में, तो उसको कौन सा कहते हैं, धातु आधिक्य दोष कहते हैं। और धातु न्यूनता दोष में क्या है, धनायनों की संख्या में किसकी संख्या बढ़ जाती है, ऋणायनों की संख्या बढ़ जाती है, उसे क्या कहते हैं, धातु न्यूनता दोष। तो हम बात कर रहे हैं अतिरिक्त धनायन के अंतराकांश में आ जाने पर। तो इसमें हमें लिखना है ऐसे, क्रिस्टल के निर्माण, जब यदि आप क्रिस्टल का निर्माण कर रहे हो तो क्रिस्टल के निर्माण के समय यदि कोई धनायन अंतराकांश में आ जाता है, क्रिस्टल के निर्माण के समय यदि कोई धनायन अंतराकांश में आ जाता है तो जालक में धनायनों की संख्या बढ़ जाती है। यदि अंतराकांश में धनायन आएगा तो धनायन आने के कारण जालक में किसकी संख्या बढ़ेगी, धनायनों की संख्या बढ़ेगी, और धनायनों की संख्या बढ़ने के कारण जो उत्पन्न होने वाला दोष होगा उस दोष को हम कौन सा दोष कहते हैं, धातु आधिक्य दोष। संख्या बढ़ जाती है जिससे उत्पन्न होने वाले दोष को धातु आधिक्य दोष कहते हैं, जिससे उत्पन्न होने वाले दोष को धातु आधिक्य दोष कहते हैं। अब धनायन किस में आ रहा है, अंतराकांश में आ रहा है, अंतराकांश में धनायन आएगा तो जालक में किसकी संख्या बढ़ेगी, धनायन की संख्या बढ़ेगी, और उससे उत्पन्न होने वाले दोष को हम धातु आधिक्य दोष कहेंगे। अब धातु आधिक्य दोष के बाद में हम ये कहते हैं कि धातु आधिक्य दोष की यदि हमें किसी क्रिस्टल का निर्माण करें तो वे किस प्रकार से क्रिस्टल का निर्माण होगा, उसके बारे में हमें बात करनी है। जैसे आपने एक यौगिक लिया ZnO, इस ZnO से हम एक क्रिस्टल का निर्माण करते हैं। ये क्रिस्टल बन रहा है ZnO का। ये क्रिस्टल बन गया। अब आपको लिखना है यहाँ पे Zn+2 O-2। तो इस प्रकार से ये एक ZnO का क्रिस्टल बन जाएगा।
अब ZnO का क्रिस्टल बन गया। अब आपने कहा कि क्रिस्टल के निर्माण के समय यदि कोई धनायन अंतराकांश में आ जाता है कि अपना जो नियत स्थान है उसको छोड़ के वह कहाँ पे आ रहा है, अंतराकांश में आ रहा है, और उससे उत्पन्न होने वाले दोष को हम क्या कहेंगे, धातु अधिक्य दोष कहेंगे। अब ये एक निश्चित क्रम है, और इस निश्चित क्रम में यदि यहाँ पे आपके पास में क्या जाता है, एक धनायन आ जाता है, अधिक आएगा अंतराकांश में। अब अधिक यहाँ पे धनायन आया। अब इस धनायन आने के कारण इस क्रिस्टल को हमें कैसा करना है, उदासीन करना है। तो उदासीन करने के लिए यहाँ पे क्या आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, क्योंकि यहाँ पे कितने +2 है, तो यहाँ पे क्या आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। और यदि ये 2 इलेक्ट्रॉन इस क्रिस्टल में आते हैं तो ये क्रिस्टल कैसे हो जाती है, उदासीन हो जाती है। तो ये अंतराकांश में कोई Zn आया जिसके कारण यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन स्थापित किए, जिसके कारण ये क्रिस्टल कैसा हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। तो इसमें आपको एक सीधी सी लाइन लिखनी है ऐसे कि इस दोष में विद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए अंतरिक्त इलेक्ट्रॉन अंतराकांश में आ जाता है। तो आप ऐसे देखते हो, इस दोष में क्रिस्टल को उदासीन बनाए रखने के लिए अंतराकांश में इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। अब यदि यहाँ पे Zn+2 है तो इसको आपको उदासीन बनाना है, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन माइनस हो जाएंगे, जिसके कारण ये क्रिस्टल कैसे हो जाएगी, उदासीन हो जाएगी। अब इसमें आप ये कह सकते हो, एग्जाम्पल ले लो एक। यदि हम एग्जाम्पल की बात करें तो हम ये कह सकते हैं, आपके पास में आपने लिया ZnO। यदि ZnO को आप गर्म करते हो, ZnO को गर्म करने पर यह पीला पड़ जाता है। कैसा रंग देता है, पीला पड़ जाता है। आपके पास में जो ZnO है जिंक ऑक्साइड है, यदि जिंक ऑक्साइड को आप गर्म करोगे तो इसका रंग कैसा आएगा, पीला रंग आएगा। ZnO की यदि हम रिएक्शन लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, Zn+2 प्लस हाफ O2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन माइनस। तो इस प्रकार से ये क्रिया करता है, और क्रिया करने के बाद में ये अपना रंग की प्रकृति के रूप में हम बता सकते हैं। तो ये होता है अतिरिक्त धनायन के अंतराकांश में आ जाने पर। तो अतिरिक्त धनायन के अंतराकांश में आने की प्रकृति ये होती है, और ये होता है आपका धातु अधिक्य दोष। तो हमने धातु अधिक्य दोष में एक रिक्ति का दोष पढ़ा है, और एक पढ़ा अतिरिक्त धनायन के अंतराकांश में आ जाने पर। तो ये दोनों चीज़ें आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी, ये मैं आपसे आशा करता हूँ। इसके बाद में इनके एग्जाम्पल आपको जरूर याद रखने हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वह है धातु न्यूनता दोष नंबर 2। ये धातु अधिक्य दोष था। अब हम बात करेंगे धातु न्यूनता दोष की, कि धातु न्यूनता दोष क्या है। धातु न्यूनता दोष धातु न्यूनता दोष नंबर 2 है धातु न्यूनता दोष। न्यूनता दोष ये क्रिस्टल जालक में उत्पन्न ऐसा दोष जिसके कारण धनायनों की संख्या ऋणायनों की तुलना में क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि ऐसा दोष कि आपको जो धातु अधिक्य दोष था उसमें धनायनों की संख्या अधिक थी, लेकिन धातु न्यूनता दोष में किसकी संख्या है, ऋणायनों की संख्या अधिक। किसकी तुलना में, धनायनों की तुलना में। कि ऐसा कोई आप क्रिस्टल का निर्माण कर रहे हो, उस क्रिस्टल के निर्माण में यदि धनायनों की संख्या से ऋणायनों की संख्या क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है, और अधिक होने के कारण जो दोष उत्पन्न होता है उस दोष को हम धातु न्यूनता दोष की संख्या देते हैं। तो हमें इसकी बात करनी है धातु न्यूनता दोष की। तो हम कह सकते हैं कि किसी क्रिस्टल जालक में उत्पन्न ऐसा दोष, किसी क्रिस्टल जालक में उत्पन्न ऐसा दोष जिसके
कारण किसी क्रिस्टल जालक में उत्पन्न ऐसा दोष जिसके कारण धनायनों की संख्या ऋणायनों से कम हो जाती है, धनायनों की संख्या ऋणायनों से कम हो जाती है, तो उसे धातु न्यूनता दोष कहते हैं। यदि आपके पास में कोई क्रिस्टल जालक का निर्माण हो रहा है और ऐसा क्रिस्टल जालक जिसमें दोष की बात करें तो धनायनों की संख्या में किसकी संख्या घट जाती है, ऋणायनों की संख्या बढ़ जाती है, तो घटी किसकी, धनायनों की संख्या में ऋणायनों की संख्या क्या हो जाती है, ऋणायनों की संख्या से कम हो जाती है। उत्पन्न दोष को हम कौन सा दोष कहते हैं, धातु न्यूनता दोष कहते हैं। अब इस धातु न्यूनता दोष के बारे में मुख्यतः हम बात करते हैं कि यदि आप पास में उस क्रिस्टल अरस समीकरणमिति है, अरस समीकरणमिति में दोनों का अनुपात क्या नहीं रहेगा, समान नहीं रहेगा। अब इसमें यह देखना है न्यूनता में कि जो धनायन और ऋणायन दो यौगिक होते हैं उनमें धनायन की संख्या क्या रहेगी, कम, और ऋणायन की संख्या क्या रहेगी, अधिक। तो इसी दोष को पुनः दो भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया, दो भागों में। तो ये लिख सकते हैं, इससे पुनः दो भागों में बांटा गया है। अब दो भाग कौन कौन से हैं, अब इसके जो दो मुख्य भाग है, एक तो है धनायनिक रिक्तिका, धनायनिक रिक्तिका, और जो सेकंड पार्ट है वह है अतिरिक्त। अब यहां पे उसकी तुलना में क्या है, अतिरिक्त ऋणायन के अंतराकांश में आने पर, वहां पे धनायन था, यहां पे अतिरिक्त ऋणायन के अंतराकांश में आने पर। तो ये दोनों पार्ट हमें ध्यान रखना है कि धनायनिक रिक्तिका ध्यान रखनी है और अतिरिक्त ऋणायन के अंतराकांश में आ जाने पर। अब दोनों की यदि हम बात करें कि धनायनिक रिक्तिका क्या है या अतिरिक्त अंतराकांश में आ जाने की बात क्या है, तो धनायनिक रिक्तिका तो वह है कि किसी क्रिस्टल जालक में से यदि कोई धनायन अपना नियत स्थान छोड़कर जालक से बाहर चला जाता है, कि भाई धनायनिक रिक्तिका, कोई आपके पास में क्रिस्टल है, उस क्रिस्टल में से धनायन अपना नियत स्थान छोड़कर कहां जा रहा है, जालक से बाहर चला जा रहा है, जिसके कारण उत्पन्न होने वाले दोष को धनायनिक रिक्तिका बोलते हैं। ऋणायनिक रिक्तिका कि किसी क्रिस्टल जालक के निर्माण के समय यदि उस क्रिस्टल जालक में कोई अतिरिक्त ऋणायन आ जाता है, उस ऋणायन आने के कारण जो उत्पन्न होने वाली यौगिक होता है उसको अतिरिक्त ऋणायन के अंतराकांश की बात हम करते हैं। तो अब हम बात करेंगे धनायनिक रिक्तिका की। किसकी बात करेंगे, धनायनिक रिक्तिका की। धनायनिक रिक्तिका, धनायनिक रिक्तिका में ऐसा लिखना है, किसी क्रिस्टल में से यदि कोई धनायन अपना नियत स्थान छोड़कर, किसी क्रिस्टल में से यदि कोई धनायन अपना नियत स्थान छोड़कर जालक से बाहर चला जाता है, छोड़कर जालक से बाहर चला जाता है, जालक से बाहर चला जाता है, तो उसके स्थान पर जो रिक्तिका उत्पन्न होती है और उस रिक्तिका से जो उत्पन्न होने वाला दोष होता है उसको हम कौन सी दोष के रूप में लेते हैं, धनायनिक रिक्तिका के रूप में। तो चला जाता है, तो उत्पन्न रिक्तिका धनायनिक रिक्तिका होती है। उत्पन्न रिक्तिका
धनायनिक रिक्तिका कहलाती है। अब इससे उत्पन्न होने वाली जो रिक्तिका होगी उसको हम धनायनिक रिक्तिका कहेंगे। और धनायनिक रिक्तिका कहेंगे तो इस प्रकार के दोष को हम कौन सा दोष कहेंगे? धातु न्यूनता दोष उत्पन्न होगी। इस प्रकार के दोष को धातु न्यूनता दोष कहते हैं। इस प्रकार के दोष को धातु न्यूनता दोष कहते हैं। आप किसी क्रिस्टल का निर्माण कर रहे हो और क्रिस्टल में से यदि कोई धनायन है अपना नियत स्थान छोड़ के जा रहा है, उसके स्थान में जो रिक्तिका उत्पन्न होती है उस रिक्तिका को हम धनायनी रिक्तिका कहते हैं। अब जो धनायनी रिक्तिका है इसमें आपको विशेष तौर से कुछ पॉइंट है उनको हमें ध्यान रखना है। जैसे मैं बात करता हूं आपको एग्जाम्पल के रूप में कि यदि आपने एग्जाम्पल के रूप में FeS लिया, फेरस सल्फाइड FeS, इसकी हम एक क्रिस्टल का निर्माण करते हैं। ये एक FeS का क्रिस्टल का निर्माण कर रहे हैं हम, है ना। तो ये एक इस प्रकार से FeS का क्रिस्टल बनेगा ऐसे। तो FeS का क्रिस्टल बन रहा है। अब देखो इस FeS में यहां पे Fe और S, Fe+2 S-2, तो ये आपने क्रिस्टल का निर्माण कर दिया। अब इस क्रिस्टल के निर्माण करने के बाद में यदि हम बात करते हैं कि यहाँ पे जो भी आपके पास में यौगिक है उस यौगिक में जो रिक्तिका बनेगी, अब आपने कहा कि एक यहाँ से क्या हो सकता है, धनायन क्या हो सकता है, बाहर हो सकता है, तो आप +3 भी, तो यहाँ से एक आपने क्या कर दिया, बाहर कर दिया। तो बाहर करने के बाद में जो आपको रिक्तिका उत्पन्न हुई उसको कौन सी रिक्तिका कहा आपने? धनायनिक रिक्तिका। क्या कहा? धनायनिक रिक्तिका। अब जहां पे आपने धनायनिक रिक्तिका लिया है उस धनायनिक रिक्तिका में न कोई इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं न कोई इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो आप ये कह सकते हो कि यहाँ पे Fe+2 है तो यहाँ पे क्या आएगा Fe+3 और यहाँ पे क्या आएगा Fe+3। अब Fe+3 तो यहाँ पे H2- को पूरा ये दोनों +3 2 के रूप में चले गए तो यहाँ पे क्या आ गया 3 आ गया, और इससे उत्पन्न दोष होगा उसको हम धातु न्यूनता दोष की संख्या देंगे। तो अब इसमें कुछ मुख्य बातें हैं, उन बातों को हमें विशेष तौर से ध्यान देना है कि कौन कौन सी मुख्य बातें होती हैं। तो इसमें एक नोट डाल के आपको चीज लिखनी है कि किस प्रकार से इन यौगिकों को हम बात कर सकते हैं नोट के रूप में। देखो नोट के में ये लिखना है आपको, विशेष इंपॉर्टेंट है कि यह दोष उन यौगिकों में पाया जाता है, यह दोष उन यौगिकों में पाया जाता है जिनमें धनायन परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। यह दोष उन यौगिकों में पाया जाता है जिसमें धनायन परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। तो ये इसमें एक विशेष इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि यहां से यदि Fe+2 बार हुआ तो यहाँ पे Fe+3 आ गया, यहाँ पे Fe+3 आ गया, तो +2 के दोनों के चार्ज इसको दे दिए, तो इसमें वही यौगिक रहेंगे जिनमें धनायन की कैसी प्रकृति रहेगी, ऑक्सीकरण अंक परिवर्तित करने की प्रवृत्ति रहेगी, तो उन्हीं में ये दोष पाया जाएगा। तो यदि इसके एग्जाम्पल की हम बात करें भाई एग्जाम्पल में किस प्रकार से ऐसे दोष
यह दोष उन यौगिकों में पाया जाता है जिसमें धनायन परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। तो इसके एग्जाम्पल की हम बात करें तो आपने लिया जैसे FeS, एग्जाम्पल FeS लिखा है। FeS है आपके पास में फेरस सल्फाइड है। यदि इसकी हम बात करें तो फेरस सल्फाइड जालक में से FeS जालक में से Fe+2, जो Fe+2 आयन है वह Fe+2 आयन जालक से बाहर चले जाते हैं, यानी Fe+2 आयन है वह जालक से बाहर चले जाते हैं, जालक से बाहर चले जाते हैं। अब यदि ये जालक से बाहर जाते हैं तो जालक से बाहर चले जाने के कारण इनमें निकटवर्ती दो, इसमें निकटवर्ती दो, निकटवर्ती कौन से, ये निकटवर्ती मान लिया आपने, इसमें निकटवर्ती दो Fe+2 आयन, इसमें निकटवर्ती दो Fe+2 आयन Fe+3 आयन में परिवर्तित हो जाते हैं। तो यहां पे पहले कौन से थे, Fe+2 थे, अब किस में चेंज हो गए, Fe+3 में परिवर्तित हो जाते हैं। अब Fe+2 किस में चेंज हो रहा है, Fe+3 में परिवर्तित हो रहा है, और परिवर्तित होते हैं जिससे धनायनिक रिक्तिका के कारण उत्पन्न दोष को हम कौन सा दोष कहते हैं, धातु न्यूनता दोष कहते हैं। कौन सा दोष कहते हैं, धातु न्यूनता दोष कहते हैं। तो ये विशेष इंपॉर्टेंट बात है, इसको आपको ध्यान रखनी है कि धातु न्यूनता दोष उन्हीं रोग यौगिकों में है जिनमें ऑक्सीकरण अंक बदलने की प्रवृत्ति है, और धनायनिक रिक्तिका की बात थी, ऑक्सीकरण अंक बदल रहे हैं, और आपने एग्जाम्पल के रूप में इसको देखा कि यहाँ पे Fe+2 था, यहाँ पे भी Fe+2 था, लेकिन यहाँ से धनायन क्या हुआ, बाहर चला गया। बाहर चलेगा जाने के कारण इस धनायन के जो निकटवर्ती Fe आयन है उन पे एक ऑक्सीकरण क्या हो गया, बढ़ गया, परिवर्तित हो गया, जिसके कारण उत्पन्न दोष होगा वह धनायनिक रिक्तिका के रूप में दोष होगा, और उसको हम धनायन की रिक्तिका की संख्या देके और उसको हम क्या कह सकते हैं, धातु न्यूनता दोष कह सकते हैं। अब इसका एक नोट और लिख लो जिसके बारे में हमें विशेष तौर से और भी ध्यान रखना है। विशेष बात है, ध्यान से याद करना इन चीज़ों को, और ये विशेष तौर से इसका एग्जाम्पल है, और ये आपको विशेष तौर से पता होना चाहिए। और ये चीज़ें हम चैप्टर नंबर 7 में पढ़ेंगे पी ब्लॉक के अंदर कि किन के बारे में ऑक्सीकरण कितना परिवर्तित होता है। 7वां और 8वां चैप्टर होगा, उनके बारे में इसकी डिटेल से और व्याख्या करेंगे। अब हमें देखना है इसका एक विशेष नोट कि विशेष नोट में क्या है, इस दोष में Fe+2 व Fe+3 में लगातार इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है। कि Fe+2 है वह किस में चेंज होते रहते हैं, Fe3 में होते रहते हैं, और Fe3 किस में हो जाते हैं, Fe2 में परिवर्तित होते रहते हैं। आदान प्रदान होता है जिससे Fe में धात्विक चमक आ जाती है। जो Fe है उसमें कौन सी चमक आ जाती है, धात्विक चमक आ जाती है, और धात्विक चमक उत्पन्न होती है या धात्विक चमक आ जाती है जिससे इसका रंग प्राकृतिक सोने के समान हो जाता है। जिससे इसका रंग कैसा हो जाता है, प्राकृतिक सोने के समान हो जाता है, और प्राकृतिक सोने के समान हो जाने के कारण हो जाता है, इस कारण FeS को मूर्खों का सोना कहते हैं।
इस कारण Fe को कौन सा सोना कहते हैं? मूर्खों का सोना। आपको सीधा सा बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि मूर्खों के सोने के नाम से किसको जाना जाता है? Fe को। किसको जाना जाता है? Fe को। तो ये चीज हमें पता होनी चाहिए कि इस दोष में Fe+2 आयन किस में चेंज हो जाता है? Fe+3 में आयन चेंज हो जाते हैं और लगातार उनमें इलेक्ट्रॉन क्या होता है? आदान प्रदान होता है। आदान प्रदान होने के कारण Fe है उसमें कौन सी चमक आती है? धात्विक चमक आती है, और जो धात्विक चमक होती है वह प्राकृतिक सोने के समान होती है, जिस कारण Fe को हम मूर्खों का सोना कहते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, विशेष तौर से ध्यान रखना कि मूर्खों के सोने के नाम से किसको जाना जाता है? Fe को जाना जाता है। किसको जाना जाता है? फेरस सल्फाइड को जाना जाता है। तो ये हमें पता होना चाहिए कि Fe के बारे में। तो ये था आपका धनायनिक रिक्तिका। कौन सा था? धनायनिक रिक्तिका। अब धनायनिक रिक्तिका के बाद में आता है अतिरिक्त धनायन के अंतराकांश में आ जाने पर, उसकी हम बात करते हैं। अतिरिक्त धनायन के अंतराकांश में आ जाने पर अब देखो अतिरिक्त धनायन के अंतराकांश में आ जाने पर क्या है कि अतिरिक्त धनायन के अंतराकांश में आने पर बात हम करते हैं कि यदि आप किसी क्रिस्टल का निर्माण करते हो और क्रिस्टल के निर्माण के समय यदि अतिरिक्त ऋणायन जो धनायन था वह तो आप इसने पढ़ा, यहां पे हम किसकी बात करेंगे? ऋणायन की। कि अतिरिक्त ऋणायन के यदि आप किसी क्रिस्टल का निर्माण कर रहे हो और क्रिस्टल का निर्माण करते समय यदि उसकी जो क्रिस्टी है उसमें कौन आ जाता है? अतिरिक्त कोई ऋणायन आ जाता है, और ऋणायन आने के कारण जो आपके पास में क्रिस्टी बनती है उसको अतिरिक्त ऋणायन के अंतराकांश में आ जाने की क्रिस्टी कहते हैं, और उसमें भी कौन सा दोष होता है? धातु न्यूनता दोष होता है। तो आप कह सकते हो कि क्रिस्टल के निर्माण के समय यदि कोई अतिरिक्त ऋणायन अंतराकांश में आ जाता है तो जालक की धनायनों की संख्या ऋणायनों से क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो आप इसमें एक सीधी सी लाइन लिख लो, जालक के निर्माण के समय यदि कोई अतिरिक्त ऋणायन आ जाता है जिससे क्रिस्टल में धनायनों से ऋणायनों की संख्या बढ़ जाती है, जिससे धनायनों से ऋणायनों की संख्या क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, और संख्या बढ़ने के कारण इसे हम किस कहते हैं? अतिरिक्त ऋणायन के अंतराकांश में आ जाने पर। तो इस प्रकार के दोष को हम धातु न्यूनता दोष की संख्या देते हैं। कौन से दोष की संख्या क्या देते हैं? धातु न्यूनता दोष की संख्या कहते हैं। आप स्ट्रक्चर बना सकते हो, उसमें एग्जाम्पल ले लेना और एक ऋणायन का निर्माण क्या कर देना? अधिक कर देना। तो ये आपके लिए मैं एग्जाम्पल आपके लिए छोड़ रहा हूं कि आप कितना प्रत्येक क्लास को ढंग से देख पाते हो और उसमें किस किस प्रकार के एग्जाम्पल की व्याख्या करते हो। अब जो इसमें जो लास्ट दोष बचा है वह बचा है नंबर 3, अशुद्धता दोष। कौन सा दोष बचा है? अशुद्धता दोष। उसके बारे में हम बात करते हैं कि अशुद्धता दोष क्या है। अशुद्धता दोष अशुद्धता दोष नंबर 3 है, लास्ट है दोषों में, अशुद्धता दोष। अशुद्धता दोष क्या था कि क्रिस्टल के निर्माण के समय यदि अन्य यौगिक की अशुद्धि मिला दी जाती है। यदि आप किसी क्रिस्टल का निर्माण कर रहे हो और उस क्रिस्टल के निर्माण के समय यदि उस क्रिस्टल में किसी अन्य यौगिक की अशुद्धि मिला दी जाती है और अशुद्धि मिलाने के कारण जो दोष उत्पन्न होने वाला होता है उसको हम अशुद्धता दोष कहते हैं। तो इस अशुद्धता दोष के बारे में देख लेते हैं। क्रिस्टल के निर्माण के
समय किसी अन्य यौगिक की अशुद्धि मिलाने से उत्पन्न होने वाले दोष को अशुद्धता दोष कहते हैं। अशुद्धता दोष कहते हैं। अब इस अशुद्धता दोष में हम यही कहते हैं कि यदि आपके पास में कोई क्रिस्टल है और उसका आप निर्माण कर रहे हो और उसमें किसी अन्य यौगिक की आप अशुद्धि मिला देते हो, जिसके कारण उत्पन्न होने वाला दोष कैसा दोष होता है? अशुद्धता दोष होता है। हम एग्जाम्पल में यह कह सकते हैं, यदि आपके पास में NaCl है, एक यौगिक है, और उस NaCl का जालक का आप निर्माण कर रहे हो, यदि आप इस NaCl के जालक में SrCl2 जालक मिला देते हो, जिसके कारण जो उत्पन्न होने वाला दोष होता है, उस दोष को हम क्या कहते हैं? अशुद्धता दोष कहते हैं। जैसे हम अशुद्धता दोष की बात करते हैं कि भाई किस प्रकार से इसमें अशुद्धता दोष की प्रकृति पाई जाती है। जैसे देखना, ये एक क्रिस्टल है, इस क्रिस्टल में हम यौगिक ले रहे हैं। आपके पास में क्या दे रखा है? NaCl दे रखा है। मिलाना क्या है? Sr+2 मिलाना है। तो इस प्रकार का मिलाने के कारण जो दोष उत्पन्न होगा उसको कौन सा दोष कहेंगे? अशुद्धता। अब देखो, पहले 1 मिनट ध्यान से देखना, Na+Cl-, Na+Cl-, ये बन गया क्रिस्टल। अब आप क्या मिला रहे हो? Sr। Sr में क्या होता है? +2 होता है और Cl-2 है। अब यदि यहां से आपने एक इसमें अशुद्धि मिलाई Sr+2 की, अब Sr+2 की मिलाई तो +2 है, तो एक ये इसको भी क्या कर देगा? रिक्त कर देगा। इसके कारण इसमें उत्पन्न होने वाले दोष को हम कौन सा दोष कहेंगे? अशुद्धता दोष कहेंगे। तो हम यही कहेंगे कि यदि आपके पास में कोई क्रिस्टल है, उस क्रिस्टल का आप निर्माण कर रहे हो, निर्माण करते समय यदि किसी प्रकार के एक यौगिक के अंदर आप किसी प्रकार को अशुद्धि मिला देते हो, उसके कारण उत्पन्न होने वाले दोष को क्या कहते हैं? अशुद्धता दोष। NaCl था, क्रिस्टल बनाई, इसमें यहाँ पे क्या ले लिया आपने? Sr+2 ले लिया, जिसके कारण उत्पन्न होने वाले दोष को अशुद्धता दोष कहते हैं। तो ये आपके दोष कंप्लीट होते हैं। जो अगली क्लास रहेगी उसमें हम अगले टॉपिक की बात करेंगे। यहाँ तक आपको कंप्लीट नोट्स बनाने हैं। किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछना है। और ये क्लास जहाँ तक मैं आशा करता हूँ आपको कंप्लीट समझ में आई होगी, और अगली नेक्स्ट क्लास में अगला टॉपिक लेंगे। धन्यवाद।